गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का जो हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कैसे बनते हैं ये देख लिया था। हमने उसमें देखा था कि अगर एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। उसके बाद हमने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्ट को हम कैसे अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस का जब हमने रिएक्शन करा के देखा तो हमने देखा कि हमको जो सॉल्ट मिला वो न्यूट्रल था। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब हमने रिएक्शन कराया तो हमको जो सॉल्ट मिला वो एसिडिक सॉल्ट हो गया। फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन जब हुआ तो हमको बेसिक सॉल्ट मिल गया। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सॉल्ट की पढ़ ली कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्ट कौन से नेचर का आएगा। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं इसमें दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे आसपास मिलते हैं, उनके बारे में, उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे हमारे तक आते हैं, यूजेस क्या है, ये सारी चीजें। और दूसरा हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स क्या है, कहाँ काम आते हैं और कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होगा वो खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, अब जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं पहले, दैट इज सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। अब इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं, सबसे सिंपल, दैट इज NaCl। ठीक है, NaCl का कॉमन नेम तो हो गया क्या, कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में नमक खाते हैं वो। ठीक है, इसी NaCl का एक हो गया IUPAC नेम। IUPAC नेम वो नाम हो गया जो इंटरनेशनली क्या होगा, सेम, एक ऐसा नाम जो किसी भी कंट्री में हम देखें हमेशा हमको सेम मिलेगा, तो वो नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl को हमने बोल दिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक Na+ और एक Cl-। तो जो Na+ है वो हो गया सोडियम का केटाइन और जो Cl- है वो हो गया क्लोराइड एनायन। ठीक है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर क्या मिला, NaCl। अगर प्रिपरेशन की बात करें कि हमको NaCl कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इट इज ऑब्टेन जनरली बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, है ना। समुद्र का जो पानी होता है उसको इवापोरेट करते हैं ऐसे बड़े बड़े पिट्स बना के, और उसके अंदर फिर जब इवापोरेशन खत्म हो जाता है तो जो लास्ट में बचता है दैट इज सी वाटर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है NaCl का। तो यूजेस की बात करें, अगर कहाँ यूज हो रहा है, तो जनरली हमारे घरों में यूज होता है ना, कुकिंग वगैरह में। उसके अलावा अगर हम देखें तो फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, लैब में भी हम बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए NaCl का यूज करते हैं। लाइक सपोज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमको बनाना है, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमको बनाना है तो हम NaCl से यूज करके बना सकते हैं। तो ये तो पहला कंपाउंड हो गया जो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड अपन ले रहे हैं NaOH। ठीक, इसका कॉमन नेम हो गया कास्टिक सोडा। ठीक है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और IUPAC नेम की बात करें तो उसमें इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, IUPAC नेम में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कॉमन नेम में कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये कास्टिक सोडा हो गया। अब प्रिपरेशन की अगर बात करें कि कैसे बनता है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर NaOH या कास्टिक सोडा बनाना है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है
तो उसको बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। नमक का एक्वस सॉल्यूशन ले, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें तो जो बनकर निकलेगा दैट इज कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रोसेस को एक नाम देते हैं दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको नाम दे दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। इस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है, एल्कली स्टैंड्स फॉर NaOH। ठीक है, एक ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल हो, उस बेस को हम एल्कली बोलते हैं। और NaOH जो बनता है दैट इज वाटर सॉल्युबल, इसीलिए नाम क्या है एल्कली। तो ये हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, दैट इज क्लोरीन का फॉर्मेशन और एल्कली बेस का फॉर्मेशन, वाटर सॉल्युबल बेस का फॉर्मेशन। क्लियर है? अब ये होता कैसे वो देखिए, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करना कैसे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, जब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इस कंटेनर में हमने यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, किसका NaCl का। नमक को पानी में डिसॉल्व करके यहां पर लिया, ये हो गया एक्वस NaCl। ठीक है, इस एक्वस NaCl में दो चीजें प्रेजेंट है, Na+ और OH-। जैसे हमने यहां पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड में एक कैटायन है सोडियम का और एक एनायन है क्लोराइड का, वैसे ही यहां पर भी अगर देखें तो यहां पर भी दो चीजें प्रेजेंट है, एक Na+ कैटायन और एक OH- हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज एनायन। ठीक है, तो यहां पर भी Na+ और OH- होगा। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पर हमने दो रॉड लगा दी ऐसी, है ना, फॉर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से दो रॉड लग गई, ठीक, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के सोर्स से इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ हमने लगा दी एनोड और एक तरफ हमने लगा दी कैथोड। ठीक है, एनोड हो गया नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, कैथोड हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक, और हमने इसमें करंट पास किया। अब क्या होगा, सॉरी, यहां पर एक्वस NaCl में Na+ और Cl-। ठीक है, तो जो एक्वस NaCl हमने लिया था, इसमें एक तो हो गया क्या, सोडियम का कैटायन विद पॉजिटिव चार्ज, और एक हो गया क्लोराइड का एनायन या क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज वाला आयन, दैट इज क्लोराइड आयन। क्लियर है चीज? अब जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इस सॉल्यूशन में हमने बोला दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो Cl- भी प्रेजेंट है और एक Na+ भी प्रेजेंट है। तो जो एनायन होगा वो मूव करता है किस पे, एनोड पे, है ना। हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, एनायन मूव्स ऑन एनोड। ये फिक्स्ड है, इसको आप याद कर लें कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में जो भी एनायन होगा वो हमेशा मूव होकर कहां जाएगा, एनोड पे। तो एक रिएक्शन तो एनोड पे चल रही है, ठीक है, तो एट एनोड अगर हम रिएक्शन की बात करें, ठीक, तो वो रिएक्शन क्या है कि Cl- था, एनोड पे गया, एनोड पे जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। एनोड पे होने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी स्पीशीज से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहां पर अगर ऑक्सीडेशन कराना है एनोड पे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अब ये जो Cl पे एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम उसको एनायन बोल रहे हैं, उस माइनस चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो जाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो हमको मिल जाता है Cl विथ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्लोरीन के एनायन होंगे, तो जैसे जैसे एनायन आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और जो क्लोरीन बन रहे हैं वो जुड़कर क्या बन गए, Cl2। तो ये जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला था उसमें से क्लोरीन का फॉर्मेशन हमने एनोड पे बता दिया। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस लिया है इसमें जब हम एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं तो एक्वस NaCl का मतलब है NaCl विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर।
ठीक है। तो जब Na प्लस और Cl माइनस यहाँ सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो साथ में यहाँ पर एक चीज और प्रेजेंट है और वो क्या है, H2O वाटर। तो जब क्लोरीन एनोड की तरफ गया तो साथ में वाटर भी एनोड की तरफ गया होगा, ठीक है। अगर वाटर की बात की जाए H2O की तो इसी H2O को हम लिखते हैं H प्लस और OH माइनस, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। H और H, दो H हो गए, एक O हो गया। तो वाटर एक ऐसी स्पीशीज है जो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें एक कैटायन H पॉजिटिव के फॉर्म में और एक एनायन OH नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है। और अभी हमने बोला कि जब हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो मूव हो रहा है किस पे, एनोड पे। उसी तरीके से वाटर में भी एक नेगेटिव पार्ट है, तो वाटर भी मूव होगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। कौन से एंड से, OH माइनस वाले एंड से, ठीक है। लेकिन यहां पर जब वाटर भी मूव होकर आया तो वाटर की कोई रिएक्शन नहीं हुई, है ना, नो रिएक्शन, ठीक है। अभी आपके लेवल पर आप इसको ऐसे याद कर लें कि एनोड पे प्रोसेस कराना है क्या, ऑक्सीडेशन। दो स्पीशीज जा रही थी, एक क्लोराइड का आयन और एक वाटर। क्लोराइड के आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कराने की जो पावर है, जो क्षमता है, जिसका पोटेंशियल, वो ज्यादा है ना। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, वाटर। इसीलिए वाटर का रिएक्शन ना होते हुए क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, दैट इज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर है चीज। इसी तरीके से जो सोडियम है वो कैटायन है, तो कहां मूव होगा, कैथोड पे, है ना। एनायन मूव्स ऑन एनोड, तो कैटायन मूव्स ऑन कैथोड। अब अगली रिएक्शन कहां जाएगी, एट कैथोड, ठीक है। अब कैथोड पे कौन आया, Na प्लस, और उसी तरीके से कौन आया साथ में, वाटर, क्योंकि पानी में भी एक एंड क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंड से भी मूव करेगा। अब अगर हमने यहां बोल दिया कि वाटर का ऑक्सीडेशन कराने का जो पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन कराने की जो पावर है वो कम है, तो ऑब्वियसली है कि कैथोड पे जो पावर होगी रिडक्शन कराने की वो ज्यादा होगी, है ना। जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है चीज। तो अगर वाटर का एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम था एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल भी कम हो, ये नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने एनोड पे कम बताया है, तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कराने की पावर क्या होगी, ज्यादा। तो इस केस में यहां पर क्या हो गया, नो रिएक्शन। सोडियम पॉजिटिव ऐसा का ऐसा छूट गया, और रिएक्ट कौन कर गया, वाटर, जो टूटा किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। दो चीजें हैं, H प्लस और OH माइनस, ये टूट कर यहाँ सोल्यूशन में आ गई नीचे, ठीक है। अब H प्लस और OH माइनस मिला अपने को, अगर दो कर दें इसको तो 2 H प्लस और 2 OH माइनस। क्लियर है चीज, है ना। इतना अभी समझ में आ गया, ठीक। तो अभी आप इसको इतना करें कि कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन क्या हुई है, फिर हम इसको हटाते हैं और इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं और इसके आगे से समझते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया, ये डायग्राम अभी हमने बना लिया फिर से एक बार। कैथोड एनोड देख लिया, एनोड पे प्रोसेस ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पर एनायन मूव करता है, कैथोड पे रिएक्शन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कैटायन मूव करता है। कैटायन और एनायन के साथ वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर भी मूव करेगा, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन होने का पोटेंशियल क्लोरीन से कम है, इसलिए एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ। और कैथोड पे क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम से, तो पानी का रिडक्शन हुआ, सोडियम की रिएक्शन नहीं। क्लियर है चीज, है ना। अब ये जो रिएक्शन चल रही थी, हमने बोला कि जब क्लोरीन यहाँ मूव होकर गया तो इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और Cl2 बन गया, तो Cl2 तो क्लोरीन बन के बाहर हुआ। इस रॉड पर यहाँ क्या छूट गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए किस तरफ आ गए, इस तरफ आ गए, ठीक है, यहां से हट गए। समझ में आया। जो 2 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन के बाद निकले थे, वो रॉड पर छूटे और वायर से होते हुए ऐसे गए, है ना। तो ये जो डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन किसका आया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और करंट क्या होता है, उल्टा,
किसके डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये हो गया क्या, करंट। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट ऐसा आ रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया इतना। तो जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, अब जो पानी यहां से टूटा 2H प्लस और 2OH, तो यहां से नीचे तो आ गए क्या, 2OH। जो 2H प्लस थे वो 2H प्लस इस दो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो आगे की रिएक्शन क्या हुई, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जुड़कर क्या बना लेगा, H2 गैस। यहां से हमको क्या मिल गया, क्लोरीन गैस, यहां बन गया क्या, H2 गैस। इसी तरीके से रिएक्शन जो है अब आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं। तो एनोड की रिएक्शन ये हो गई, कैथोड की रिएक्शन हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी बन गया। अब बचा हमारे पास क्या, पूरे के पूरे प्रोसेस में सोडियम रखा हुआ ऐसा का ऐसा, और सॉल्यूशन में OH आ गया। तो जो आगे की रिएक्शन होगी वो हो गई 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये जुड़ के क्या बन गया, 2NaOH एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक। एक बार और देख लें कि क्लोरीन जो है वो एनोड पे गया, यहां जाने के बाद इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और खुद जुड़कर क्या बन गया, Cl2। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, इस रॉड पर वाटर गया, वाटर टूटा 2H प्लस और 2OH में, 2OH नीचे आकर H प्लस ने तुरंत यहां से क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट हो गया किसमें, H2 में। जो OH नीचे आया था वो अंदर रखे हुए सोडियम से जुड़कर क्या बन गया, 2NaOH। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख दूं, है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, क्या क्या रिएक्टेंट है, 2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, यहां वाटर की कोई रिएक्शन नहीं है, 2 Na और 2 Cl, ठीक है। मिलकर क्या बना लेंगे, 2 NaCl। तो 2 NaCl प्लस 2 H2O ये मिल गए, तो इतना क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यही हमको चाहिए था, हमने क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और हमको क्या मिला, NaOH, H2 और Cl2, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हो गए और NaH एक्वस हो गया। ये बना क्लोरीन, ये बना एल्कली, तो इस प्रोसेस को नाम दे दिया क्या पूरा, दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है चीज। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ NaOH। यूजेस की बात करें कि NaOH कहां कहां यूज होता है ना, तो लैब में हम बहुत जगह यूज करते हैं एज reagents for making different chemicals, अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए, ठीक। तो ये हुआ हमारा सेकंड कंपाउंड, दैट इज NaOH। आप ये करें, फिर हम थर्ड में जाते हैं। टोटल हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो 6 कंपाउंड्स हैं, तो हम 6 कंपाउंड्स की बात करेंगे, है ना, 6 सब्सटेंसेस की बात करेंगे। सेकंड हमने कर लिया। अब हम लेते हैं हमारा थर्ड कंपाउंड, है ना। फर्स्ट हमने देखा NaCl, सेकंड था NaOH, थर्ड हम ले रहे हैं Na2CO3.10H2O, ठीक है। कॉमन नेम में होता है वॉशिंग सोडा। घर में जो हम सर्फ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए, उसका फॉर्मूला हो गया वॉशिंग सोडा। और IUPAC नेम में अगर देखें तो IUPAC नेम में हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब पानी, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल है डॉट के साथ, ठीक है ना। डॉट के साथ मतलब इसके अंदर ये प्रेजेंट है। इसको अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि डॉट का मतलब क्या है, ठीक। अब अगर प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे बनाना है, तो 2-4 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है ना। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं NaCl,
और इसमें डाल रहे हैं पानी इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड ब्राइन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इतना जो है हमारे पास, इसको हम ब्राइन बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया BRINE, ठीक है, ब्राइन। इस ब्राइन के अंदर हमने डाला NH3, दैट इज अमोनिया। तो इतना जो हुआ ये हो गया अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ठीक है। तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन हो गया। और इसके बाद इस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन में हमने क्या पास कर दिया, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। तो इसके बाद जो रिएक्शन हुई वो हो गई NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl, है ना। हमको क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन ही। अब यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट को हम आगे यूज करके कहां तक जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तक। अब सेकेंड स्टेप में है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल हीट होते हैं, ठीक है। और हीट होकर हमको देते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। ये जो चीज बनी है दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक। और लास्ट स्टेप में बिल्कुल सिंपल है, Na2CO3 में अब हम डाल देंगे क्या, H2O। आप चाहो तो प्लस 10H2O भी बता सकते हो ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 10H2O। तो मुझे मिल गया Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक। तो ये तीन स्टेप में हमने किया। हमने सबसे पहले ब्राइन लिया, ब्राइन का अमोनिकल सॉल्यूशन बनाया और CO2 पास की, तो हमको मिला सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर इट चेंजेस टू सोडा ऐश, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और उस सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाकर हमको क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई, ठीक है। यूजेस की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा जो होता है ये जनरली दो जगह बहुत ज्यादा काम आता है। पहला है इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी को सॉफ्ट करने के लिए, है ना, हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट में। और दूसरा हो गया लॉन्ड्री में, ना, घरों में और जो बाहर लॉन्ड्रीज वगैरह हैं उनमें कपड़े वगैरह धोने में ज्यादा यूज में आता है। तो ये दो इसके यूजेस हो गए। ये हमारा थर्ड कंपाउंड हुआ, ठीक। आप ये करें, फिर हम फोर्थ करते हैं। अब हम फोर्थ कंपाउंड ले रहे हैं, दैट इज NaHCO3। कॉमन नेम में हो गया बेकिंग सोडा, जो घरों में यूज होता है, ठीक है। और IUPAC नेम में हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो तीन हमारे पास अलग अलग मेथड है प्रिपेयर करने की। एक तो अभी हम देख कर आए, क्या, ब्राइन लिया हमने, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, अमोनिया पास किया, अमोनिकल सॉल्यूशन बनाया और CO2 पास कर दी। तो जो रिएक्शन हुई थी वो था NaHCO3 और NH4Cl। ये बन गया हमारे पास क्या, बेकिंग सोडा। तो या तो हम इसी रिएक्शन को यूज करके बना ले स्पेसिफिकली, या फिर इसके अलावा दूसरी रिएक्शन है जो इसके बाद हमने पढ़ी थी उसको उल्टा कर दे कि Na2CO3 ले, इसमें CO2 पास कर दे एक्वा सॉल्यूशन बनाकर। Na2CO3 लिया, सोडियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व कर लिया एक्वा सॉल्यूशन और CO2 गैस पास कर दी, हमको मिल गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3, ना। ये भी हो गया क्या, बेकिंग सोडा। थर्ड स्टेप की बात करें तो इसके लिए आप ले सकते हो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें पास कर दो CO2 गैस, तो भी अपने को क्या मिलेगा, NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। तो ये तीन मेथड हुए हमारे पास बेकिंग सोडा बनाने के। या तो
अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन में CO2 पास करें, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में CO2 पास करें, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या पास करते हैं, CO2। तो हमको तीनों केसेस में क्या मिल रहा है, बेकिंग सोडा। क्लियर है चीज, है ना। यूजेस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर यूज होता है कहां पर, या तो यूज हो रहा है बेकिंग में, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो घरों में यूज होता है बेकिंग के लिए, ठीक है। इसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं बेकिंग पाउडर को, ठीक है। वीक बेस होता है तो ऐसे डिसइंफेक्टेंट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ कंपाउंड, ठीक है। तो जो फिफ्थ कंपाउंड हमारे पास होगा फिफ्थ कंपाउंड जो हम ले रहे हैं यहां पर वो है CaOCl2, ठीक है। कॉमन नेम में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और IUPAC नेम में हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसको बनाने की जो प्रिपरेशन है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सिंपल सी एक रिएक्शन है जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं CaOH होल ट्वाइस, और इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं। तो हमको मिल जाता है क्या, CaOCl2 प्लस H2O। या तो आप ऐसे बता दें एक स्टेप में रिएक्शन, या फिर आप इसको अगर स्टेप्स में करना चाह रहे हैं तो पहले आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है वो बता दें, ठीक है। उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन पहले ले रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दिया तो हमको डीकंपोजिशन से मिल गया CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने मिला दिया वाटर, तो हमको मिल गया CaOH का होल ट्वाइस, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन लिया, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम मिला, क्विकलाइम लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी डाला तो हमको स्लेग लाइम मिला, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिर हमने क्या पास किया है, क्लोरीन, तो हमको मिल गया CaOCl2 और बाहर हो गया H2। तो या तो आप ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन कर दें आपकी बुक के हिसाब से, और अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है तो फिर आप ये तीनों रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। नाम से समझ में आता है। यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज हो रहा है, ब्लीचिंग करने के लिए, है ना। ज्यादातर वहां देखेंगे हम लॉन्ड्रीज में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं पानी के लिए, है ना। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसलिए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए वहां यूज होता है। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ कंपाउंड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब एक बचता है दैट इज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये करने के बाद हम उसको देखते हैं। अब सिक्स्थ कंपाउंड है हमारा POP, कॉमन नेम में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फॉर्मूला हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, और IUPAC नेम में हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हो गया आधा, ठीक है। तो हाफ H2O का मॉलिक्यूल है। प्रिपरेशन के लिए जो कंपाउंड अपन यूज करते हैं वो है जिप्सम, है ना। हम बोल रहे हैं जिप्सम लिया और इसको हीट किया 373 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आपकी बुक के हिसाब से जो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज 373 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हम 120 से 180 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा दैट विल बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो गई कि CaSO4 डॉट 2H2O, ये हुआ जिप्सम, इसको हीट किया 373 डिग्री सेल्सियस, और हमको मिला CaSO4 डॉट हाफ H2O, बाहर निकल गया 1.5 H2O, ठीक है। तो 1.5 मॉलिक्यूल बाहर हो गए, आधा मॉलिक्यूल बचा, ये था जिप्सम, ये मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है CaSO4 डॉट 2H2O में, अगर मैं इसको हीट करता हूं ग्रेटर देन 373 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 373 केल्विन, सेल्सियस नहीं है, 373
केल्विन टेम्परेचर पे अगर मैं इसको हीट करता हूँ या उससे ज़्यादा करता हूँ तो ये दोनों वाटर निकलेंगे और बचेगा CaSO4, बाहर हो गया 2H2। ठीक, ये तो बन गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर, इसको हम बोल देते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो ये चीज हमको याद रखनी कि टेम्परेचर जो है इट शुड नॉट एक्सीड 373 केल्विन और 120 से 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 कंपाउंड्स हमने बात कर ली कि क्या क्या है। पहला हमने देखा क्या, NaCl, दूसरा हमने पढ़ा NaOH, तीसरा हमने देखा Na2CO3 डॉट 10H2O, फिर फोर्थ हमने देखा NaHCO3, फिफ्थ में हमने पढ़ा CaOCl2 और सिक्स में हमने पढ़ा CaSO4 डॉट हाफ H2। तो ये 6 कंपाउंड्स थे, 6 सब्सटेंस थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फिर आप उसको डिस्कस करते हैं। अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात कर ले दैट इज इंडिकेटर्स। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने कलर को चेंज करें एक स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू पे या फिर किसी एसिड या किसी बेस के प्रेजेंस में या किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में, जिससे एसिडिटी, एल्कलिनिटी मतलब बेसिसिटी या फिर उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उसको हमने बोल दिया इंडिकेटर्स। एक एसिड है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने इंडिकेटर डाला तो इंडिकेटर का कलर अकॉर्डिंग टू दैट एसिड और बेस चेंज हो सकता है, तो वो कलर चेंजिंग सब्सटेंसेस जो है उनको हमने बोल दिया इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स 2 टाइप के हो गए, एक नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमको नेचुरली मिल जाते हैं जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी, रेड कैबेज एक्सेट्रा। दूसरा सिंथेटिक है जिसको हमने लैब में बनाया, मैन मेड इंडिकेटर, जिसमें फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये मोस्ट कॉमन है जो यूज होते हैं। उसके अलावा ऐसे इंडिकेटर्स भी आते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें आ गया क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वेनिला, अनियन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक हुआ इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंसेस जो कलर चेंजिंग वाले हों वो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, या वो सब्सटेंस जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल चेंज करते हैं उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। सोर्स के हिसाब से नेचुरल और सिंथेटिक हो जाता है, और एक वो भी है जो स्मेल चेंज करता है तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। क्लियर है चीज। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वो खत्म किया हमने एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स पढ़ लिए क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस हमने पढ़ लिए, सॉल्ट देख लिया, टाइप ऑफ सॉल्ट देख लिया, कंपाउंड्स पढ़ लिए, पीएच हमने पढ़ लिया, है ना, पीएच क्या होता है, और उसके बाद हमने इंडिकेटर्स देख लिए। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको आंसर देता हूँ। थैंक यू।